हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। यह है बैटल थ्रू दी हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 528 और इसमें फाइनली शुरू होने वाला है वो कंपटीशन जिसकी वजह से जान इमोर्टल रियल में आया होता है। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट तो पिछले एपिसोड में ही हो गई थी। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो डेफिनेटली डू चेक दैट आउट। बट इससे पहले हम एपिसोड को शुरू करें, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अभी देश में चल क्या रहा है। अगर शंकराचार्य जी के ऊपर हुए हमलों को छोड़ दिया जाए, जो कि डेफिनेटली इग्नोर नहीं होना चाहिए था, बट लेट्स सपोज उसके बाद यूजीसी का कानून आ जाता है। ऑनेस्टली तुम्हारे भाई को किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे इंडिया में कोई भी पार्टी वर्दी नहीं लगती है। लेकिन जिसे पूरी कंट्री ने चुना है, यानी कि जो पावर रूलिंग में है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों के भरोसे को न तोड़े। हालांकि भी ऐसा हो सकता है कि यूजीसी रूल की वजह से जनरल के अलावा बाकी कास्ट को थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा हो, बट इनफैक्ट धीरे धीरे करके ये कानून ये हिंदुओं के अंदर ही फूट डालेगा, ये जहर घोलेगा। उसका रीजन ये है कि भले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कह दिया हो कि हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्या इंडिया के अंदर बिना पैसा खर्च किए या फिर बिना पॉलिटिकल पावर के किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से काम करवाना इजी रहा है? क्योंकि ऐसा तुम्हारे भाई के एक्सपीरियंस में बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ ही टाइम पहले मेरी एक बाइक चोरी हो गई थी एंड ऑनेस्टली उसकी एफआईआर दर्ज करवाने में मुझे बहुत भागना पड़ा, बट तब भी लास्ट में ऑनलाइन एफआईआर ही करी गई, जो कि बस एज अ प्रूफ सर्व करेगी। इसलिए अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसे मामलों में इन्वॉल्व किया जाता है तो उसका अच्छा वाला माइंडसेट तबाह हो जाएगा। फिर या तो वो सेल्फ हार्म करेगा या फिर इल्जाम लगाने वाले के ऊपर भी बुरे कदम उठा सकता है, और ये कई कॉन्सिक्वेंसेस में से बस एक है। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो शुरुआत से ही मुझे कास्ट सिस्टम से नफरत रही है। हालांकि तुम्हारे भाई का फुल नेम शिवम तिवारी है, लेकिन मैंने घर वालों से लड़के अपने आधार कार्ड में बस शिवम लिखवाया, और आज जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं उनमें से एक भी जनरल कैटेगरी का नहीं है। कोई ओबीसी है तो कोई मुस्लिम तो कोई जाट है, लेकिन आज तक किसी के रिलीजन किसी की भी कास्ट को लेके हमारे बीच में ऑलमोस्ट कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है। और मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगा कि औरों के साथ भी ऐसा ही है। हो सकता है कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा हो, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन जागरूकता की जरूरत है, ना कि ऐसे लड़वाने वाले कानूनों की। अगर आपने इस पार्ट को स्किप नहीं किया है तो यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू। बेसिकली पूरा कहने का मतलब ये था कि भले ही हमारा इसे दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, बट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो हमें बोलना जरूर चाहिए एंड एटलीस्ट समझना चाहिए हो क्या रहा है। खैर बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, ये तुम्हारे भाई की पर्सनल ओपिनियंस थे। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। शुरुआत में यहाँ पे इकट्ठे होने वाले सारे लोगों के कान में एल्डा या वोजन की आवाज जाती है। वो हैंडसीज को बदलते हुए अनाउंस करते हैं। फिर रिफाइनिंग कंपटीशन की फर्स्ट स्टेज अब शुरू होती है। सारे क्वालिफाइड एल्केमिस्ट प्लीज सोल बैटलफील्ड में जाइए। एक बैंक का साउंड गूंजाता, उनके शरीर को सेंटर लेके बनता एक डेजलिंग सोल स्टॉर्म जिसने पूरे स्क्वायर को ढक लिया था। एट द सेम टाइम इस स्क्वायर पे मौजूद बाकी के एल्डर्स भी साथ में खड़े होते हैं। इनके आसपास का स्पेस सोल बेरी से ट्विस्ट हुआ था। जब हमारा ध्यान नीचे हजारों एल्केमिस्ट की तरफ जाता है, ये भले ही शांत हो लेकिन इनकी आंखों में वो इंटेंस अनकंट्रोलेबल फायर जल रही होती है, क्योंकि इस कंपटीशन का जो रिवॉर्ड था वो अच्छे अच्छों को लालच की वजह से पागल कर देने के लिए काफी था। फाइनली गूंजने लगती हैं वुश 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 की आवाजें। ये एक के बाद एक फिगर्स ऊपर राइज होते हैं। वो सोल पावर फ्लक्चुएशंस फैलती हैं। ये सोल बेरी को क्रॉस करती है फर्स्ट बैटल फील्ड में पहुंच गए थे। वो लाखों स्पेक्टेटर्स अपनी आंखों को नैरो करके बोलते हैं फाइनली शुरू हो रहा है। अभी आसमान में जगह जगह पे शीशों जैसी स्क्रीन अपीयर होती हैं और इनके अंदर दिखाई जाती है फर्स्ट स्टेज की सोल बैटल्स जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। जब हम भी उस बैरियर के अंदर जाते हैं, एक चकाचौंध करने वाला डायमेंशनल वर्ल्ड अपीयर हुआ था। ये पूरी दुनिया क्रिस्टल डोमेन जैसी लगती है। अंदर हवा में फ्लोट कर रहे होते मैसिव सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स, जिनमें से हर एक को एंशिएंट रिस्ट्रिक्शंस ने ढक रखा था। जैसे जियान और बाकी के लोग यहाँ अपीयर होते हैं, दो दो की जोड़ी बना के एक टेरिफाइंग सस्टेन फोर्स इन्हें अपने अंदर खींच लेती है। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जियान चाहता तो ध्यान से देखता है। बेसिकली इस जगह का स्पेस इल्यूजन और रियलिटी में बदल रहा था। वो अपने चेहरे से सरप्राइज छिपा नहीं पाता है। जियान कहता है एक स्पिरिट वर्ल्ड, एक मैसिव वर्ल्ड जो कि प्योर सोल पावर से बनाया गया है। तभी इस प्लेटफॉर्म के जस्ट अपोजिट एक इल्यूजरी फिगर अपीयर हुआ था। दोनों साथ में बोलते हैं इमोर्टल रेम शूशुआन। जियान कहता है ह्यूमन वर्ल्ड एंडलेस फायर टेरिटरी। जियान साफ तौर पे दोनों के रूल्स पहले ही पता थे। इस सोल बैटल में तभी कोई आगे बढ़ पाएगा जब वो अपने अपोनेंट को हरा देगा। दूसरी तरफ वो कई एल्डर्स जो कि यहाँ के ऑर्डर को मेंटेन कर रहे थे, वो जियान को देख के भौं से घूर के बोलते हैं कौन है और इसकी बॉडी का ऑरा ये इतना अजीब क्यों है।
लेकिन कोई बीच में इंटरवीन नहीं करता है। ये चुपचाप से बैटल के शुरू होने का इंतजार करते हैं। अभी स्पिरिट वर्ल्ड में गूंजती एक मैजेस्टिक आवाज जो कहती है एल्केमिस्ट का रास्ता सबसे पहले पावरफुल सोल स्ट्रेंथ पर रिलाई करता है, फिर फ्लेम कंट्रोल पे। और ये पहला इम्तिहान तुम्हारी सोल पावर की एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा। सारी मेजर सिटीज को अच्छे स्कैन करने के बाद 6 रैंक के उससे ऊपर वाले एल्केमिस्ट के नंबर्स एग्जैक्टली 1110 रह गए हैं। और आप सब जिस युद्ध के मैदान में खड़े हुए हो वो 100 रास्तों से जुड़ा हुआ है। इनमें से हर एक रास्ते में 50 मैचेस होंगे और इनसे जीतने वाला ही आगे बढ़ पाएगा। इस स्टेज के एंड में जाके बस 100 एल्केमिस्ट रह जाएंगे। वो भाई सबको गुड लक बोल के फेड हो जाती है। जियान गहरी सांस छोड़ता है, फिर उसके चेहरे पे स्माइल आई थी जैसे वो तैयार हो। वो शू युआन भी कोल्ड स्नॉट करके बोलता है तो लेट्स बिगिन। उसकी हथेली अजीब सी हैंडसीज को बनाने लगती है। उसकी बॉडी को एक इनविजिबल सोल बैरियर ने ढक लिया था जैसे कोई दीवार हो। फिर वो रिलीज करता है सफोकेटिंग प्रेशर को जो कि पूरे अरीना को भर देता है। वहीं पे सोल पावर को सेंस करके जियान की नजरें पैनी हो जाती हैं। इस बैटल में दोनों ही डॉज या कदम पीछे नहीं लेते हैं। दोनों की हथेलियां एक्सटेंड होती हैं और सोल पावर एक दूसरे से कोलाइड हुई थी। कानों में क्रैशिंग साउंड्स जाते हैं। ये एक दूसरे में टकरा के शैटर हो जाती हैं। वो रिपलिंग एनर्जी वेव्स पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल गई थी। इस पहले एक्सचेंज के बाद जियान भौं से कोड़ के बोलता है तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ है, कुछ अजीब। वो अच्छे से महसूस कर पाता है कि जिस मोमेंट में दोनों की पावर टच होती है जियान के अंदर तक शांत रहने वाला वो कर्स ऑफ डार्कनेस ये हल्का सा वाइब्रेट हुआ था। बेसिकली सामने खड़ा व्यक्ति उस शेडो से कनेक्टेड है। लेकिन वो शूशवान तुरंत ही बोलते तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाउएवर मैं तुमसे फाइट करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ। उसके सीने से एक तेज लाइट निकली थी एक ही इंस्टेंट में। ये टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फैल जाती हैं। लेकिन ऐसा होने वाला बस इसी प्लेटफॉर्म पे नहीं था, पूरे बैरियर के अंदर में ऐसे सीन दिखाई दे रहे थे। ये मेडिसिन पिल मीटिंग की पहली स्टेज अब सच में शुरू हो चुकी थी। बाहर से देखने पे तो हो सकता है कि वो राउंड स्टेज अरीना छोटे लग रहे हो, लेकिन अंदर से इनकी चौड़ाई हजारों मीटर्स की होती है। और अभी जन कंफर्टेबल तो बिल्कुल फील नहीं कर रहा होता। वो वॉइड में कंटिन्यूसली कदम पीछे खींच के बोलता है हालांकि इस बंदे की सोल पावर हुआ यूएन पे मिडिल स्टेज में है, लेकिन इसका सोल पावर का कंट्रोल और एप्लीकेशन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ये सच था कि जन के पास एडवांटेज होता है सॉलिड सोल फाउंडेशन का, लेकिन उसकी सोल टाइप ऑफेंसिव टेक्निक की मास्टरी काफी नहीं होती है, जिसकी वजह से उसे सफर करना पड़ रहा था। वहीं पे शू युआन बोलता है इट्स यूजलेस। याओविचिन की सोल शील्ड पूरे एंटायर अरीना को ढकती है। अगर तुम्हारे पास इमोर्टल असेंशन रियल्म की सोल पावर नहीं है तो तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। इस बैटल का विजेता मैं ही हूँगा। लास्ट तक बोलते बोलते शू युआन के चेहरे पे क्रेजी स्माइल आई होती है जो कि अच्छे की रीढ़ की हड्डियां हिला के रखते हैं। वो सामने पॉइंट करके बोलता है टेक माई स्ट्राइक। उसकी बॉडी वायलेंटली ट्रेम्बल होती है और हाथ ये इल्यूजरी हो गए थे। इसके ऊपर कंडेंस होती है प्योर व्हाइट आर्म। ये बड़ी सी आर्म अनजानी और टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को लेके जियान को अपना निशाना बनाती है। जानी देख के भौं से उड़ के बोलते सोल अटैक टेक्निक और अब वैसे डिफेंसिव सोल स्क्रॉल्स। लगता है मुझे इन चीजों को जल्दी तैयार करना होगा। फर्क इस बार बस इतना था कि उसने कदम पीछे लेने की वजह अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं। वो वॉइड में चुपचाप से बैठ जाता है। इस प्योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पहली स्टेज की बैटल्स हो रही थी, यहाँ सोल पावर के अलावा सारी फोर्सेस को सप्रेस किया जाता है। हालांकि जन अपनी सोल स्ट्रेंथ को आसानी से इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन रिइंकार्नेशन की पावर यहाँ पे इस्तेमाल करनी बहुत मुश्किल होती है। तभी जन बहुत परेशान नहीं होता। भले इसकी सोल टेक्निक्स बहुत खास ना हो, लेकिन उसके वीक सोल रियम के साथ एक हुआई रियम के बंदे से डील करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जन को सोच के फोकस डालता है अपनी स्पिरिचुअल पैलेस की 5th लेयर के ऊपर। वो दोनों हाथों को साथ में लाके बोलता है सोल वॉर्टेक्स। जन ने जानबूझ के बस 5 लेयर्स का इस्तेमाल किया था जिससे बाकी की बैटल्स के लिए स्ट्रेंथ को बचाया जा सके। जन के सॉरी को सेंस करके शू युआन को ऐसा लगता है कि जन की पावर मिड स्टेज हुआई रियल में है। उसकी हथेली ऊपर उठी थी, पूरा अरीना झंझनाने लगा था। वहीं पे आईब्रोज अनकंट्रोलेबल ट्विच होती हैं, लेकिन काफी अर्ली अपने साइड डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स को दूर रख के उसका फिगर किसी घोस्ट की तरह ब्लरी हो जाता है। गूंजती आवाज डाई। चारों तरफ की आफ्टर इमेजेस दिखाई देती हैं। एट द सेम टाइम सोलो अटैक फुल फोर्स के साथ बढ़ा था। अगर ये टकराए तो भले जन सरवाइव कर जाए और उसकी सोल का डैमेज काफी सेवियर होगा। उसकी स्पिरिचुअल पैलेस की 5th लेयर की सोल पावर इसमें से निकलती चिर 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 की आवाजें ये ग्रेजुअली एक पिच ब्लैक वॉर्टेक्स को बना लेती है, जिसके अंदर का स्पेस वॉलेंटली ट्विस्ट हो रहा था। इसके अंदर से टेरिफाइंग सक्शन फोर्स होती है जिसे महसूस करके अच्छों की खोपड़ियां जलना चाहे। जब अरीना के बाहर उन मेटल रिकॉर्डिंग क्रिस्टल्स पे ये पूरा सीन दिखाया जा रहा था, कई एल्डर्स जियान के नाम को गोल्डन स्क्रोल्स पे लिख लेते हैं। ये खुद को कहने से रोक नहीं पाते
हुआयन रियल्म की सोल पावर। लगता है इस एंडलेस वाइटैलिटी के डोमेन मास्टर के पास सच में कोई स्किल है। इतनी कम उम्र में हुआयन रियल्म तक पहुंचना, यानी कि उसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। वहीं पे एल्डर याओ वुचेन जो कि क्रिस्टल प्रोजेक्शन को ध्यान से देख रहे थे, वो भौं से घोड़ के बोलते नहीं कुछ गलत है। हालांकि उन्हें कुछ सेंस हुआ था लेकिन वो एक्सपोज नहीं करते। हमारा ध्यान जाता है प्रिंसेस चैनचिन के बगल में जो कि जूनर से बोलती है, लगता है कोई मेजर परेशानी खड़ी नहीं होगी, तब तक तुम जियान को देखो, हमें किसी और चीज से डील करने के लिए जाना है। ये कहते वो स्टर्न शाओई को अपने साथ खींच लेती है। फिर मेडिसिन टेम्पल के कई एक्सपर्ट्स की नजरों को अवॉइड करते हुए वो इस माउंटेन रेंज की गहराइयों में चली गई थी। वो दोनों चुपचाप से बोलती है ब्रदर जियान आप कर सकते हो, बट जब उसकी नजरें घूमती हैं उसे मून गॉड पैलेस और फ्लावर गॉड पैलेस के कुछ गार्ड्स नोटिस हुए थे। साफ तौर पे वो टॉप लेवल की फोर्सेस भी मेडिसिन फील्ड मीटिंग में आई हैं। हम फिर से ध्यान देते हैं अरीना के ऊपर जिसमें यूजलेस धारता यूजलेस डाई, बट यही वो इंस्टेंट था जब जियान ने अपनी आंखें खोली थी। उसके ऊपर कंडेंस होने वाला सोल वॉर्टेक्स अचानक से छोटा होता है और उसकी वो टेरिफाइंग सक्शन फोर्स 10 गुना बढ़ गई थी। शुजुआन की जो इमेजेस चारों तरफ फैली होती हैं वो वॉर्टेक्स सबको अपने अंदर खींच लेता है। एट द सेम टाइम उसकी ओरिजिनल बॉडी को ही बांध दिया गया था। तुरंत ही उस बंदे के एक्सप्रेशन डेथली पेल हो जाते, वो कहता है इम्पॉसिबल। उसे जियान पे भरोसा नहीं हो रहा था। ये लड़का ये एक्चुअली में शुरुआत से उसके लिए जाल बिछा रहा था। उसे यह समझ में आया था कि जियान की सोल पावर कभी हुआयन रियल्म के मिडिल स्टेज में थी ही नहीं, वहीं पे उसने अपनी स्ट्रेंथ को पूरा इस्तेमाल कर लिया है और अब जैसे वो एक अंडे को पत्थर के पहाड़ में देके मार रहा हो। जियान ने उसे टाइम नहीं दिया था। वो हाथ को क्लेंच करके बोलता है इट्स ओवर। वर्ड वॉलेंटली कंप्रेस हुआ था। गूंजती एक स्क्रीचिंग क्रैक की आवाज। हम सोल वॉर्टेक्स के द्वारा शुजुआन के अटैक को चरमरा के बिखरते हुए देखते हैं। उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव एफर्टलेसली क्रश कर दी गई थी। शुजुआन पीछे घसटता हुआ चला गया था। उसकी सोल पावर कोलैप्स हो जाती है। फाइनली आंखों में अपीयर होता है गहरा डर और वो इंटेंस पेन उसके एक्सप्रेशन को डिस्टॉर्ट करने लगा था। जियान हाथ को कैजुअली वेव करके बोलता है डोंट वरी, मैं तुझे मारूंगा नहीं, बट मैं तेरे लिए थोड़ा सॉरी तो फील करता हूँ। वो सोल वॉर्टेक्स हल्का सा झंझनाता है। फिर शुजुआन को अपने अंदर निकल गया था। उसे जियान ने अपने स्पिरिचुअल पैलेस में बंदी बना लिया होता है। वैसे भी ये रूल्स अनाउंस किए गए होते हैं, उनके हिसाब से बंदा मर नहीं सकता है। जियान मुड़ाता इस अरीना को मेंटेन करने वाले एल्डर की तरफ। वो हाथ कप करके बोलता है सीनियर आउटकम डिसाइड हो चुका है कि अब मैं नेक्स्ट मैच की तरफ जाऊं। ये सच था कि जियान के एक्शन टेक्निकली रूल्स के अंदर आते थे, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो इवन मेडिसिन टेम्पल को भी इसमें बीच बचाव करने में परेशानी होगी। अच्छी बात यह थी कि शुजुआन के पीछे कोई बहुत बड़ी ग्रेट पावर नहीं होती है, वो बस एक नेमलेस पार्टिसिपेंट था। कोई सोचने का तो एल्डर नॉड करके बोलते जाओ सेकंड राउंड में। जियान काफी अधिक थर्ड मैच भी लड़ता है। फर्स्ट अनयूजुअल अपोनेंट के बाद जिसे हराने के लिए जियान को कुछ एफर्ट्स लगाने पड़े थे। बाकी की बैटल्स उसके लिए बच्चों को खेल होती हैं। ज्यादातर अपोनेंट्स उसके सामने चुपचाप हार मान लेते हैं, उसकी ट्रू स्ट्रेंथ को निकलवा भी नहीं पाते। हालांकि जियान के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन अजीब चीज थी कि वो अनसेटिस्फाइड फील करता है। हम करते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। ये वो समय था जब जियान अरीना से बाहर आया होता है और देखता है बचे रह गए 3 अरीनास को। वो कहता है लगता है सबसे खतरनाक लोग होंगे। फाइनली वो एंटर हुआ था थर्ड बैटल फील्ड में और जब वो ऊपर देखता है उसे एक मयूसा फिगर दिखाई दिया था। ये व्यक्ति जैसे उसे पता हो कि उसका अपोनेंट कौन होने वाला है। वो कहता है जियान। जियान के एक्सप्रेशन सरप्राइज से भर जाते हैं। वो बंदा कहता है ये मत पूछना कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे किसी के लिए मैसेज को डिलीवर करने के लिए आया हूँ। जब तक तुम्हारे पास टाइम है अपने लोगों को लेके इमोर्टल रेम से बाहर चले जाओ। ये सुन के जियान की नजरें पैनी हो गई थी। वो इस बंदे की पहचान के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगा था। जियान कहता है अगर मैं रिफ्यूज करूँ, वो व्यक्ति सर हिला के बोलते है अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो, मैं तो बस एक मैसेंजर हूँ। फिर अब तुमसे विदाई लेने का समय आ गया है। वो जियान को गुड लक बोल के चुपचाप से यहाँ से गायब हो गया था। बेसिकली उसने खुद हार मान ली होती है। हमारा फोकस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए जियान के ऊपर जाता है जो गहरी सोच में था। अब तक जियान ने जो भी एक्सपीरियंस किया अगर उसे मिला दिया जाए तो उसका दिल अन्नी से भर रहा था, बट लंबे समय तक सोचने के बाद भी जियान अपने हाथ को क्लेंच ही कर सकता था। सवाल ये है कि वो था कौन। एक लंबे टाइम तक इसके बारे में सोचने के बाद वो अपने हाथ को क्लेंच करता है। उसने फैसला लिया था कि षड्यंत्र रचने वाला चाहे कोई भी हो उससे हेड ऑन टकराएगा। जियान था होली फ्लेम का मास्टर। अगर इमोर्टल रेम जैसी मैग्निफिसेंट जगह डिस्ट्रॉय हो गई तो एक ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये मेडिसिन पिल मीटिंग, इसे हारने का जियान का कोई इरादा नहीं होता। ये चैंपियनशिप उसे जीतनी होगी। अपनी सांसें स्थिर करने के बाद जियान ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड अरीना से अगले बैटल फील्ड में चला गया था, लेकिन अब भी उसकी बहुत सिकुड़ी होती है। पिछली बैटल में हार मानने वाले व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द लगातार
लगातार जियान के दिमाग में गूंज रहे थे। उस इंसान के लिए इमोर्टल रिम में एंटर करके इस सोल बैटल में सेफली पार्टिसिपेट करना। इसका साफ मतलब है कि वो बिना किसी डाउट के एक एल्केमिस्ट है, लेकिन उसके बात करने का लहजा बता रहा था कि बस एल्केमिस्ट ही उसकी अकेली आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन जियान को चेतावनी क्यों देनी, उस व्यक्ति की ट्रू इंटेंशंस क्या है? जब वे सोचते सोचते अगले स्पिरिचुअल अरेना में जाता है, वो अपनी नजरों को उठा के बोलते हम मेरा अपोनेंट कहाँ पे है, क्योंकि दूसरी साइड बिल्कुल खाली थी। जियान को कोई जवाब नहीं देता और ऐसा काफी लंबे समय तक होता है, लेकिन इसकी वजह से जियान अपनी अलर्टनेस को नहीं खोता है। उसकी कई सालों की कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स बता रही थी कि अक्सर ऐसे साइलेंस में सबसे डेंजरस खतरे छुपे होते हैं। सुनाई देती है वो गाइडिंग वॉइस जो कहती है सोल बैटल में किसी ने ओरिजिन ऑफ सोल को टच कर लिया है, इसकी वजह से उसकी सोल को परमानेंट डैमेज हो सकता था। इसलिए कॉम्पिटिटर ने हार मान ली है, इस मैच को एक बाय माना जाएगा, तो मैं डायरेक्टली प्रमोट किया जाता है। मास्टर जियान फाइनल बैटल फील्ड में जा सकते हैं। जियान हेल्पलेस अपने सिर को हिला के फाइनल एरिना में गया था, चाहे कर्स ऑफ डार्कनेस हो या मिस्टीरियस बीइंग या इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर का एंट्रेंस सील होना, ये बिल्कुल अंडरएस्टिमेट करने वाली चीजें नहीं होती हैं। अभी जियान के आसपास एक ग्लूम से भरा हुआ ऑरा होता है, वो एहसास भी नहीं कर पाता है कि कब वो एक एंशिएंट ऑल्टर में आ चुका था। ये वो चौकोर सा अरीना होता है जिसे कई आर्केक पैटर्न्स ने ढक रखा होता है। इसमें से डीप एंशिएंट फ्लक्चुएशंस निकल रही थी, जैसे पावरफुल रिस्ट्रिक्शंस हो। और इस ऑल्टर के किनारे पे खड़ी होती है एक वुमन, उसका फिगर सच में लुभावना होता है। जियान के पहुंचते वो खुद से बोलती है तो समय फाइनली आ ही गया। उसकी आवाज में एक अलग ही गर्माहट थी। अपने विचारों में खोया हुआ जियान नॉड करके बोलता है चलो शुरू करते हैं। वो अपनी फोकस को उस बंदी के ऊपर ले जाता है। ये बिल्कुल खिलते हुए डिवाइन फ्लावर की तरह खड़ी हुई थी, लेकिन इसके शरीर से निकलने वाला एक्सट्रीमली टायरेनिकल स्पिरिचुअल प्रेशर ये उन पावरफुल कॉम्पिटिटर्स के दिलों को ट्रेमल करने के लिए काफी होता है। क्लियरली इसकी स्टैंड डरावनी थी। दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं फ्लावर गॉड पैलेस हुआ चियानचिन एंडलेस फाइट एट जियान। जिस पर वॉइस खत्म होती है गूंजती हैं दो बूम 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 के साउंड्स। वो दोनों इंडिविजुअल सोल पावर सैलाव की तरह फैली थी। ये टेरिफाइंग फोर्सेस एक दूसरे में स्मैश होके इस ऑर्डर के स्पेस को डिस्टॉर्ट करके रख देती हैं। हम जगह जगह पे क्रैक्स को बनते हुए देखते हैं। ये दोनों साइड की सोल पावर एक दूसरे को डिवॉर करने लगी थी। बेसिकली डिवॉरिंग फोर्स आ रही होती ऑल्टर के अंदर से, और लगता है हुआ चैंजन ने पहले एक्सपेक्ट किया था। वो अपनी दोनों हथेलियों को पास लाके बोलती लॉफ स्पिरिट ड्रैगन। उसके पीछे के स्पेस में से एक के बाद एक कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस पैटर्न्स दिखाई देते हैं, और उसके नाजुक से दिखने वाले शरीर का ऑरा ये बूमिंग आवाजों के साथ और भी डेसोलेट हो गया था। फाइनली वो पैटर्न्स कंडेंस होते एक ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट सोल ड्रैगन में, जो अपनी जबड़े को खोल के करता है एक तेज रोर। उन साउंड वेव्स के कांटेक्ट में आके जियान की बॉडी भी ट्रेम्बल हो जाती है। हवा में उठने वाला जियान तारीफ करके बोलता है सोल पावर का एक्सीलेंट कंट्रोल। वो अच्छे से फील कर पा रहा था कि बैटल उसे एनलाइटमेंट की तरफ ले जा रही है। बस अफसोस की बात है कि हुआ चियानचिन उसे सोचने का मौका नहीं देने वाली थी। हाथ के एक इशारे पे रीजिंग सोल ड्रैगन ये वर्ड को तोड़ के उसे सरप्राइज करने लगा था। जियान के एक्सप्रेशन डार्क होते हैं। वो कहता है सोल पावर इस लड़की की अटैकिंग स्पीड उसे स्टैंड इकट्ठा करने का मौका नहीं देती है, इसलिए इस हेड ऑन अटैक को उसे सहना ही होगा। वो सोल ड्रैगन हर बार अपने क्लॉ को स्वाइप किया करता था। स्पेस फटता हुआ चला जाता है। जब सोल रिपल्स जियान की सोल बैरी के संपर्क में आती हैं, तो उसका शरीर थरथरा जाया करता था। हालांकि अटैक जानलेवा नहीं होते, लेकिन इनमें ओवरवेलमिंग प्रेशर मौजूद था। अगर उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थोड़ी भी कमजोर होती तो शायद वो अब तक हार चुका होता। अगर इससे पहले पिछली क्लास की फ्लक्चुएशन शांत हो पाती, राइज होती एक जेंटल लेकिन टेरिफाइंग पावर। एक आवाज कहती एज एक्सपेक्टेड, लेकिन ट्राई करो मेरी होली लेवल की सोल फाइटिंग स्किल। हुआ मैन सेक्रेड रेजोनेंस इस पूरी ऑल्टर की एक सॉफ्ट लाइट ने ढक लिया था, जैसे सारी वोलेंट फ्लक्चुएशन शांत हो गई हो। जियान की तुक्कों को अटकने की ग्लम की आवाज सुनाई देती है। यहाँ फैली उस हल्की सी रोशनी में एक एस्टोनिशिंगली डीप सोल रेजोनेंस होता है। जियान कहता है कि तुम ऐसे डिसाइसिव एक्शन ले रही हो, तो फिर मैं भी अपने कदम कैसे पीछे ले सकता हूँ। वही थी उसकी मैस्टिक आवाज। 6 लेयर्ड स्पिरिचुअल पैलेस होली फ्लेम सोल पीपल्स। उसके कहते सर के ऊपर एक ट्रांसलेंट 6 लेयर स्पिरिचुअल पैलेस अपीयर हुआ था। ये अपने आप को इल्यूजरी आंखों में बदलता है जब स्ट्रेंज सोल पीपल्स खुलती और बंद होती हैं। इवन मेडिसिन रिफाइनिंग हॉल के वो देखने वाले कई एल्डर्स भी अपने दिमाग को झरनाने से रोक नहीं पाते हैं। लेकिन तभी अरीना के बाहर एल्डर्स जिन्होंने ये फील नहीं किया था, वो तारीफ करते हैं फ्लावर गॉड पैलेस के उस मेंबर का। कोई कहता है लड़की सच में टेरिफाइंग है, बट तभी दूसरा बोलता है हालांकि उसका टैलेंट मॉन्स्टरस है। लेकिन तभी फ्लावर गॉड पैलेस में उसका नंबर सेकंड पे है। ये सुन के बगल में खड़े लोग सरप्राइज हो जाते हैं। वो दोहराते हैं सेकंड, फिर वो
फर्स्ट जीनियस कितना डरावना होगा। तो कोई जानकार बताता है कि कहा जाता है फ्लावर गॉड पैलेस का वो व्यक्ति अपने आप को कभी शो नहीं करती, वो हमेशा सिक्लूजन में कल्टिवेट करती रहती है, लेकिन तब भी उसके स्ट्रेंथ और टैलेंट के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा पाया। आखिरकार फ्लावर गॉड ने उसे पर्सनली अपना सक्सेसर बनाया है। जब इस माउंटेन के ऊपर वॉइड में चर्चाएं चल रही थी, अरेना के अंदर होने वाली क्लैश ऑलरेडी पीक पे पहुंच चुकी होती है और सोल पावर की फ्लक्चुएशंस बिल्कुल सैलाब की तरह फट रही थी। ऑल्टर का स्पेस तो बिल्कुल पतले कागज की तरह हो चुका होता है। बस इंटरेस्टिंग बात होती है कि जब दोनों अटैक्स कोलाइड होते हैं तो कोई एक्सप्लोजन या कोई वॉलेंट बैकलैश नहीं होती है, बल्कि जिस पॉइंट में कांटेक्ट होते हैं दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे में मिलकर गायब हो जाती हैं। जब ये एनर्जी डिसिपेट हुई थी, जियान और हुआ चैनचन ये एक दूसरे को देख के इनकी आंखें प्योर फाइटिंग इंटेंट से भरी हुई थी। लेकिन तभी अपीयर होता है एक एल्डरली फिगर जो अपनी भौहें से पसीने पहुंच के खांस के बोलता है, वेल मैच ड्रॉ हुआ, दोनों ही एडवांस करेंगे। असल में इस एल्डर के पास ये इंस्ट्रक्शन मेडिसिन टेम्पल की हायर अथॉरिटी से आई होती है। फर्स्ट सोल बैटल स्टेज का पर्पस साफ था, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को ड्रास्टिकली कम करना चाहते थे, लेकिन हुआ चैनचिन और जियान जैसे टैलेंट्स उनकी एक दूसरे से जीत हो या फिर हार हो, ये डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए क्वालिफाइड होते हैं। वैसे भी एल्केमी टेम्पल के रूल्स ये हमेशा जीनियस की तरफ झुकाव रखते रहे हैं। फोकस जाता है हुआ चैनचिन की तरफ जो गायब होने से पहले बोलती है तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगले राउंड में मैं तुम्हारी पूरी पावर को देखना चाहूंगी। वहीं पे पीछे रहकर जियान बड़बड़ाता है फ्लावर गॉड पैलेस ये सच में एक मिस्टीरियस फोर्स है। न जाने क्यों जब वो फ्लावर गॉड पैलेस का नाम लेता है उसके दिमाग में दुखी कोऑर्डिनेट की एक फैमिलियर फिगर फ्लैश हो रही थी। वो आसमानी तरफ देख के बोलता है यूनियन, मैं तुम्हें डेफिनेटली ढूंढ लूंगा। यार इस तरीके से एल्केमी पिल मीटिंग की फर्स्ट स्टेज का एंड हुआ था। ये सोल कन्फ्रंटेशन फर्स्ट राउंड इसे कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स निकले थे। इनकी अपीयरेंस लाखों पावरहाउसेस को शॉक कर देती है। जैसा कि शुरुआत में कहा गया था 10,110 पार्टिसिपेंट्स में से सेकेंड राउंड में जाने वाले बस कुछ 100 होंगे, लेकिन सेकेंड स्टेज की पूरी तरह से शुरू होने में अब भी 10 दिन बचे होते हैं। आखिरकार एल्केमी पिल मीटिंग की तीनों ही स्टेजेस ये सेपरेटली कंडक्ट करी जाती थी और इनकी तैयारियों में अपना समय लगता है। खासकर पार्टिसिपेंट्स को रिकवरी और रिकूपरेशन की आवश्यकता है। अपनी सोल पावर को पीक कंडीशन में ले जाने के बाद ही एल्केमिस्ट आने वाली बैटल्स में अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को अनलीश कर पाएंगे। नॉर्मल लोगों के लिए 10 दिन पलक झपकते निकल जाएंगे, लेकिन ये एल्केमिस्ट जो कि सेकेंड राउंड में पहुंच चुके हैं ये समय इनके लिए बेशकीमती था। ये जानते थे कि हर एक पल मैटर करता है। अगर इस समय के दौरान वो थोड़ा सा भी इम्प्रूव कर पाते हैं तो चैंपियनशिप को हासिल करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। इस वर्ल्ड में पूरी वॉलिंग माउंटेन रेंज में जमीन से एक के बाद एक शानदार बिल्डिंग्स निकलती हैं। ये वो टेम्पररी रेजिडेंस होते हैं जिन्हें मेडिसिन टेम्पल ने कंस्ट्रक्ट किया था, जिनमें एल्केमी पिल मीटिंग के लिए आने वाले पार्टिसिपेंट्स रहने वाले थे। और जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि जहाँ पे भी कोई खेल होगा वहाँ पे उससे रिलेटेड सामान तो जरूर मिलेगा। तो फिर क्या माउंटेन रेंज में जगह जगह पे खुल जाती हैं ट्रेडिंग जोन्स। इन जगहों पे इकट्ठे होते हैं 7 गियर ड्रीम्स के अलग अलग ट्रायर्स। अब कौन सा डिवाइन आइटम कचड़े के रूप में पड़ा हुआ है इसके बारे में सर्टेनिटी के साथ कोई भी नहीं कह सकता था। हमारा ध्यान भी एक शांति से भरे वुडन रेजिडेंस के अंदर जाता है जहाँ दोनों चुपचाप से चंद्रमा की तरफ देख रही होती है। उसका फिगर काफी एलिगेंट लगता है और जियान से कहती है ब्रदर जियान फर्स्ट स्टेज ये आसान नहीं रही। क्यों? जियान को गहरे विचारों में खोए हुए देख के और इस कंपटीशन में जो भी हुआ है वो इससे कई पीसेस को साथ में ला पा रही थी। जियान भी आगे बढ़ के जुनर की कमर पकड़ के बोलता है हाँ सच में इजी नहीं थी, लेकिन मेरी सोल पावर अभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सोल 2 स्किल्स के ऊपर मेरा कंट्रोल जैसा होना चाहिए, मैं अभी उसे अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरा किसी हुआयुआन रियम के पी के एक्सपर्ट से सामना हुआ तो कौन जीतेगा ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जुनर ही करके बोलती है शाओई प्रिंसेस चैनचन ये ऑलरेडी फायर एल से डील करने के लिए गए हैं, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जीप निकाल के जियान को खींच के इस रेजिडेंट के बाहर ले जाती है। यहाँ बेसिकली स्ट्रीट एरिया होता है। ये वाली माउंटेन्स बहुत विशालकाय थे, जैसे इनका कोई अंत ही ना हो। इनका नॉर्दर्न रीजन जियान जैसे हाई लेवल एल्केमिस्ट के लिए रिजर्व किया गया होता है और ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं बाकियों की, लेकिन तभी आज की रात काफी चहल पहल से भरी होती है। इन माउंटेन्स के बेस पे होता है खुला इलाका जहाँ जम के भीड़ भाड़ होती है। जियान ने ऐसे वाइब्रेंट एटमोसफेयर को काफी समय से फील नहीं किया था। खासकर जूनर को छोटी सी बच्ची की तरह बिहेव करते हुए देखना जियान भी एक मोमेंट के लिए स्टंड हो जाता है, लेकिन फिर वो भी इन बिजी स्ट्रीट्स का मजा उठाने लगा था। ये खुली जगह जहाँ से लोग आया जाया करते थे। हालांकि यहाँ पे छोटी मोटी बहसबाजियां होती रहती हैं, लेकिन तब भी ओवरऑल मूड काफी अच्छा होता है। उन लैंटर्न्स की गर्माहट से भरी रोशनी के अंदर जूनर के चेहरे की स्माइल और भी
प्यारी लगती है। वो अपने दोनों हाथों को पीछे लाके बोलती है, ये वालिंग माउंटेन्स का मार्केट एरिया है। ये तब अपीयर होता है जब एल्केमी पे मीटिंग शुरू हो। यहाँ कई एल्केमिस्ट और पावरफुल कल्टिवेटर्स अपने अजीब अजीब ट्रेजर्स को लाते हैं जिसे वो अपनी जरूरत की चीजों से एक्सचेंज कर सके। उसके शब्दों को सुन के जियान की आंखें एक्साइटमेंट से भर जाती हैं। वो कहता है फॉरबिडन एरिया। हाँ, तुरंत ही उसकी सोल पावर पूरे इलाके को ढक लेती है। ऐसे ट्रेजर हंटिंग मार्केट से जियान का पहला एनकाउंटर नहीं था। ऐसी जगहें उन बेशकीमती आइटम्स को छिपाए रहती हैं जो नॉलेजेबल और पेई नजरों वाले लोगों को बहुत लो प्राइसेस में मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स ये काफी हद तक लक पे डिपेंड करता था। आखिरकार कोई भी जो कि यहाँ पे स्टॉल को सेट कर सकता है वो कोई मूर्ख नहीं है। वो अपने हर एक ट्रेजर को हजारों बार एग्जामिन कर चुके होते हैं, लेकिन जब फाइनली इन्हें कुछ नहीं मिलता फिर वो इसे यहाँ पे लेके आते हैं। इसलिए ऐसी जगहों में खजानों की तलाश में निकलना, इसमें बस लक ही नहीं बल्कि हिम्मत भी चाहिए होती है। जन हंस के बोलता है तुम्हें गुड न्यूज देना सच में आता है, तो चलो देखते हैं शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के इन बिजी मार्केट्स में चले गए थे। ये जिस पॉइंट में उस एरिया में एंटर होते हैं, इनकी नजरों के सामने एक के बाद एक चमकदार आइटम्स आते हैं। वो मेडिसिनल हर्ब्स, रेयर मटेरियल्स और अलग अलग शेप्स की वस्तुएं। इन्हें देख के इवन जन के भी होठ सूख जाते हैं। लेकिन जो चीजें सबसे ज्यादा सरप्राइज कर रही थी वो इन दुकानों के दुकानदार थे। इस एरिया में कई सौ स्टॉल्स होंगी, लेकिन कोई भी दुकानदार एडवर्टाइजमेंट की वजह से चिल्ला नहीं रहा था। ये सिंपली अपनी आंखें बंद करके बैठे होते हैं। लोग फ्रीली आ जा सकते थे और रुक के अपने हिसाब से आइटम्स को चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किसी को डकैती का कोई डर न हो। और ये नॉर्मल भी था यहाँ पे स्टॉल को ओपन कर पाना, स्ट्रेंथ हो या फिर रेपुटेशन। ये स्टॉल ओनर्स भी नॉर्मल लोग नहीं होते हैं। दुकानें एक तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ फैली होती हैं जैसे कोई मेला हो। जियान जूनर एक एक करके चीजों को चेक करते हैं। बस अफसोस की बात है कि काफी समय के बाद भी इन्हें कोई पर्टिकुलरली वैल्यूएबल चीज नहीं मिलती है। क्लियरली इस तरीके के ट्रेजर को हासिल करने के लिए बस फेट पे रिलाई किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में भी अपनी नजरों को पैना रखने की जरूरत है और डिस्ट्रैक्ट होना तो बिल्कुल पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। इसलिए चलो हम भी जियान और जूनर को परेशान नहीं करते। इन्हें क्या यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रेजर मिलेगा, चलो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बट ऑफ कोर्स आप इस टॉपिक के बारे में गैस जरूर कर सकते हो और साथ में ये भी बताना है कि एपिसोड आपको लगा कैसा है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज पसंद ना आई हो तो डेफिनेटली हम आपके कमेंट को रीड करके इससे आगे चीजों को इम्प्रूव करने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, चैनल की मेंबरशिप बस आपके लिए ओपन है। आप ज्वाइन करके एंजॉय कर सकते हो हर दिन रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को। वो भी जिनका एक एपिसोड से पेट नहीं भरता, वो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पायर या उसी पर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज सब्सक्राइब के साइड में, सो डेफिनेटली चेक दैट आउट। Until then, this is goodbye.